नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस बेहतरीन कार्टून के साथ जो आज के एडिटोरियल में आया हुआ है। आप देख सकते हैं आज की डेट में कोरोना के जो केसेज हैं इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके रिलेटिंग हमारे पास एक एडिटोरियल भी है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 7 से 8 राज्य जो हैं, बड़े राज्य प्रोमिनेंटली हमारे जितने भी साउथ के राज्य हैं, उनसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र जो है वहाँ से सबसे मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं। तो आज की डेट में इस कार्टून में वही कंडीशन दिखाई गई है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो भी हमारी चल रही है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं लोग किस तरीके से कोरोना की गोद में ही बैठे हुए हैं। तो आज की डेट में कंडीशन जो है वो पहले से तो बदतर दिखाई दे रही है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये जो नया स्ट्रेन है ये इनफैक्ट और ज़्यादा डेडली है कंपेयर टू जो प्रीवियस वाला था। तो इस कार्टून में यही सब चीज़ दिखाई गई है, तो उसके रिलेटिंग भी हम एक एडिटोरियल आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। और सारे रुकिए मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली ये विजिबल हो। तो आज हमें करने हैं 4 अलग अलग एडिटोरियल्स का डिस्कशन। जो पहला एडिटोरियल है वो दिखाता है कैसे कोरोना की जो वेव है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। सेकेंड वेव की यहाँ बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से वैक्सीन जो है वो क्या रोल प्ले करने वाली है और हमें क्या क्या चीज़ें आगे जाके करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो है कंट्रोल में आ जाएँ। ये जो आर्टिकल है आज के डेट में अफगानिस्तान तालिबान की जो पीस डील होने वाली है, जिसमें यूएस बीच में मीडिएट कर रहा है, उसमें इंडिया का जो क्या रोल होने वाला है वो बताता है और बेसिकली बता रहा है कि फ्यूचर में जाके किस तरीके से चीज़ें जो हैं इंडिया के कह सकते हैं साइड आ जाएंगी जब इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस एनहेंस होंगे। तो इस आर्टिकल को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये आप कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन जो है हमारा, उसकी 15th जो एडिशन था उसके प्रपोजल्स के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या चीज़ें सही करी हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं सही करने की ज़रूरत है यानी सही नहीं है, ये उनकी बात करता है। और बता रहा है कि तीसरा स्तंभ यानी जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, उनको एक तरीके से कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। तो राइटर यहाँ उसकी बात करते हैं। इस वाले में राइटर बात करते हैं किसके लिए, GNCTD बिल जो है, जो सरकार ने अभी जिस बिल को एक्ट बना दिया उसकी बात करते हैं। राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम लिया है, यानी राइटर यहाँ एक तरीके से गवर्नमेंट की जो स्टेप्स जो फेवर में गए हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नेंस जो है फ्यूचर में एनहेंस होगी। और राइटर ने यहाँ काफ़ी अच्छे कुछ आर्टिकल्स और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हुए हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एडिटोरियल से, क्योंकि मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियरली विजिबल हो। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द सेकेंड वेव, न्यू वैक्सीन मस्ट बी क्लियर फॉर इमरजेंसी यूज़। अब इमरजेंसी यूज़ की बात क्यों की जा रही है? देखिए अभी हमारे कंट्री में करेंटली कौन कौन सी वैक्सीन हैं? कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कौन सी वैक्सीन है, या आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताएंगे। तो देखिए अब जो हमारे अभी कंट्री में करेंटली सिर्फ 2 ही वैक्सीन है, लेकिन हमने प्रीवियस एडिटोरियल्स में भी पढ़ा कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है करीब 135 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन अभी है, एस्टिमेटेड है क्योंकि सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, तो इतनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने अपनी 1% पॉपुलेशन को भी पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं किया है, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो हमें इन 2 वैक्सीन से ही हमारी जो काम है नहीं चलेगा। हमें और ज़्यादा आप कह सकते हैं वैक्सीन प्लेयर्स को, जो और ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको भी मार्केट में लाने की ज़रूरत है। भले ही उनको इमरजेंसी यूज़ में यानी थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके जब वो रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर दें तब उनको पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया जाए और साथ ही साथ उसमें आगे फर्दर डॉक्टर्स जो हैं स्टडीज़ करते भी रहें। वो चीज़ यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ये भी करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है आज की डेट में नई सर्ज यानी जो नया कोविड का स्ट्रेन जो बढ़ता ही जा रहा है उससे एक तरीके से लड़ रहा है। तो राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से कंडीशन पहले बैड तो थी, यानी बेकार कंडीशन तो थी, लेकिन अब वर्स हो चुकी है। किस तरीके से कंडीशन जो है बिल्कुल ख़राब हो रही है। हेल्थ अथॉरिटी जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में दोबारा केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं और अब बेड्स की कमी जो है कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से नीति आयोग जो है वहाँ पर उनके जो मेंबर है कौन, VK पॉल, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि आज की डेट में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि जो स्पाइक है, जो इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके से हम रिड्यूस करें। अब देखिए केसेस जो बढ़ रहे हैं इनको कब से रियलाइज़ किया गया? मार्च 1 तारीख से ये रियलाइज़ हुआ कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मार्च 1 तक तो कह सकते हैं कि केसेस वो मतलब करीब हॉराइजन पे ही थे, यानी आप कह सकते हैं करीब लेवल पे ही थे, लेकिन 1 मार्च के बाद केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। और उसी के बाद तो पाया गया कि ये जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर इस टाइप के केसेस आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो अलग अलग 8 राज्य। तो देखिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से राइटर यहाँ बता रहे हैं कि जो केसेस हैं वो और एनहेंस पे हैं और
कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही हैं। उससे पहले हम कुछ डेटा फिगर को देखेंगे। जैसा राइटर यहाँ बता रहे हैं कि अभी तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड की करीब करीब 6.3 करोड़ डोजेज जो हैं वो एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। पर डे की अगर हम बात करें तो पर डे 2 मिलियन डोजेस एडमिनिस्टर हो रही हैं। अब देखिए इन डोजेज से एक चीज़ याद आई, WHO का इनिशिएटिव है कोवैक्स इनिशिएटिव। अब मैं आपको इसको एक छोटे से आप कह सकते हैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कम टाइम में, ताकि क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है। अब कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर क्या किया है कि WHO ने कंट्रीज यानी जो वैक्सीन में मेजर प्लेयर हैं, जैसे आप इंडिया एक काफ़ी मेजर प्लेयर है, इन जैसी कंट्रीज को फंडिंग करी है। और फंडिंग से जितनी वैक्सीन बनाई जाएंगी ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की जाएंगी उन कंट्रीज़ को जो आज के डेट में वैक्सीन या तो अफोर्ड नहीं कर सकती या उनके वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आप कह सकते हैं एक तरीके से पिछड़ी हुई जितने भी देश हैं जो डेवलप्ड या डेवलपिंग में भी नहीं आते, उन देशों को ये वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। तो चलिए दोबारा टॉपिक पे आते हैं। जो केस जो आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। पंजाब भी एक स्टेट है जहाँ से भी केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ओनली स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो देखिए मेजरली जो स्टेट है वो सेंट्रल या साउथ इंडिया में है। तो एक तरीके से बताया जा रहा है कि केस तो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके अलावा लोगों में हेजिटेंसी भी है, लोग एक तरीके से डर भी रहे हैं वैक्सीन को लगाने में, क्योंकि आपको भी पता है कि वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस जो हैं पब्लिक के दिमाग में आज की डेट में हैं। ये मिसकंसेप्शन का भी जो फेज है ये अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। क्यों? कई जगह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस टाइप के मिसकंसेप्शन फैला रही हैं, कई जगह सोशल मीडिया द्वारा इस टाइप के मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों से लोगों को बचना है। अब यहाँ पर राइटर ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया है। कैसे? राइटर यहाँ ये कहते हैं जब भी केस कम होते हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो श्रेय है अपना ले जाती है। कैसे? दुनिया को ये बताते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ऑन ग्राउंड काम करके सारे केसेस को कम किया है। लेकिन जब केस बढ़ते हैं तो सीधा इसका ब्लेम जनता पे डाल दिया जाता है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे, जो केस बढ़ रहे हैं सब लोगों की तरफ से बढ़ रहे हैं। तो राइटर यहाँ बोलने हैं कि एक तरीके से लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ श्रेय ले जाता है, एक लीडर वो भी होता है जो जिम्मेदारी लेता है जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें देखी नहीं जा रही। जहाँ जब जितनी भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तब अब जितनी भी सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, अपने हाथ पीछे खींच ले रही हैं और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि हमारे कंट्री में अभी कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको या तो एक ही डोज मिली है या एक डोज भी नहीं मिली है, जिनको दोनों डोजेस प्रॉपर्ली मिल चुकी हैं वो तो करीब करीब 0.69% ही हैं। मेजर दिक्कत तो यहाँ पर ये है कि इतने टाइम में सिर्फ 1% पॉपुलेशन भी अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुई है। तो यही मेन रीज़न है कि हमें और वैक्सीन प्लेयर को मार्केट में लाने की क्यों ज़्यादा ज़रूरत है। आज की डेट में देखो दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि जो पहले जो कोविड था उसमें तो लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट बन गया था कि अगर कोविड होने के बाद इंसान ठीक हो जाता है तो एटलीस्ट इंसान के शरीर में एंटीबॉडीज़ होंगी और वो उतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होगा इन्फेक्शन को। लेकिन आज की डेट में री इन्फेक्शन वाला जो ये दिमाग में लोगों की बात आ चुकी है ना, ये लोगों को और एक तरीके से डरा रही है। उसके अलावा ये काफ़ी इमर्जिंग प्रॉब्लम है। कई लोग वैक्सीनेशन के लिए अभी एलिजिबल ही नहीं है। क्यों? या जैसे कई जगह बार सेट कर रखे हैं, 60+ एज का बार या 45+ एज का बार, इस टाइप की चीज़ें सेट की गई हैं। तो इन एज क्राइटेरिया की वजह से बहुत सारे लोग जो है फेज आउट हो जा रहे हैं, यानी इन लोगों को वैक्सीन काफ़ी बाद में मिलेगी। एक तरीके से राइटर कह रहे हैं कि सरकार बताती है कि जनता को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो कोरोना से बचे रहें। दूसरी तरफ सरकार कर क्या रही है? पॉलिटिकल मेला ऑर्गेनाइज कर रही है। इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं तो इतने सारे लोग जो हैं ऑन ग्राउंड नेताओं से मिलने आ रहे हैं। उसके अलावा कई जो रिलीजियस गैदरिंग भी हो रही है, आपको पता होगा हरिद्वार में अभी रिसेंटली ये देखा गया। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं एक तरीके से सरकार तो पहले कहती है कि अपनी सेफ्टी करो, और सरकार इन सब चीज़ों पे कोई पाबंदी भी नहीं लगा रही है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बिल्कुल अपोजिट हैं। सरकार कहती कुछ और है, ऑन ग्राउंड कर कुछ और रही है। तो एक तरीके से अब हम जैसे जो लोग हैं ना पब्लिक, इन लोगों को ही ऑन ग्राउंड चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें करनी पड़ेगी, प्रॉपर्ली मास्क पहनने पड़ेंगे, तभी जाके चीज़ें ऑन ग्राउंड सही होंगी। क्योंकि अगर हम बिल्कुल इस तरीके से गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ और इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो गए तो डेफिनेटली चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। ऑल्दो हाँ, सरकार जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स के लिए में बता रही है, ये डेफिनेटली ऑन ग्राउंड अच्छी बात है। लेकिन एज अ सिटीजन यानी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी ऑन ग्राउंड चीज़ें सही करनी है, तब जाके ही हम इस कोरोना को एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। जैसे ये एडिटोरियल का टाइटल है स्टिल नो रिकॉग्निशन ऑफ थर्ड टाइटल।
अब यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या है वो थर्ड टाइटल जिसकी राइटर बात करना चाह रहे हैं, चलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए तीसरा स्तंभ जो है, स्तंभ तो नहीं, थर्ड टाइटल ही कह लीजिए सरकार का, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि पहले से हम कह सकते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन्हीं में चीज़ें सिमटी रहती थी। लेकिन ऑन ग्राउंड जब देखा गया कि चीज़ों को चेंज करना है तो पंचायत को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज जितने भी हैं उनको लाने की ज़रूरत पड़ी। उसको चलिए डिस्कस करते हैं। 15वां फाइनेंस कमीशन, ध्यान रखिए 15th है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी का जो फाइनेंस कमीशन था 2021 का वो कौन सा था। तो 2021 का जो फाइनेंस कमीशन था वो था 15th फाइनेंस कमीशन, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो एक तरीके से राइटर कह रहे हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने कोई भी रिगार्ड नहीं दिया लोकल गवर्नमेंट को। राइटर यहाँ बताते हैं कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन का काम है इन चीज़ों को सही करना, किनको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस जो आ जाता है रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर में। देखिए अब पैसा किस तरीके से फ्लो होता है, सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से लोकल बॉडीज को पैसा फ्लो होता है, लेकिन क्योंकि इतने चैनल से फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली कभी कभी हो जाता है कि रिसोर्स या एक्सपेंडिचर यानी पैसे का एलोकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो वहां पर क्या होता है कि दिक्कतें आती हैं, वहां पर काम जो जितना चल रहा है ऑन ग्राउंड वो रुक सकता है। तो उन सब चीजों को सही करने के लिए ही फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। एक तरीके से फाइनेंस कमीशन जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो गैप है उसको कम करता है। किस तरीके से आया था ये, 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप कह सकते हैं पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज जो है, लोकल बॉडीज जो है, इनको एक तरीके से सरकार का थर्ड टियर बनाया गया था। अब देखिए यहां पर चीजें जो हैं किस तरीके से हो रहे हैं। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं वो एक तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उनके रिकमेंडेशन पे ही चलती हैं, क्योंकि वहीं से सारा रिसोर्स का, एक्सपेंडिचर का एलोकेशन जो है ऑन ग्राउंड चलता है। अब राइटर यहाँ बता रहे हैं कि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कोविड में आपको पता होगा कि जितने भी शहर है वहां तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी है, लेकिन जो गांव है जहां पर प्रॉपर आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जहां कई जगह डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टाइम पे नहीं पहुंच सकती हैं, वहां पर जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स थे, जो भी चीज़ें ऑन ग्राउंड होनी थी, सारी की सारी जो लोकल जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं यानी जितनी भी पंचायत के थ्रू ही उन चीज़ को रिन्फोर्स किया गया था। आप कह सकते हैं एक तरीके से जितनी भी ग्राम सभा है, पंचायत हैं, इन्हीं के थ्रू ही जितने भी गाँव के इलाके हैं वहां पर जो भी कोविड जो के दौरान जो भी डेवलपमेंट्स करी, जो लोगों को आप कह सकते हैं एड पहुंचाया, ये सब चीज़ें इन लोकल बॉडीज ने ही करी। लेकिन देखिए क्योंकि इन्होंने इतना योगदान दिया फिर भी आज की डेट में 15th फाइनेंस कमीशन ने इनको प्रॉपर एलोकेशन ही नहीं किए हैं। अब राइटर यहाँ पर एक डेटा फिगर देना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़े ध्यान से देखें। अब देखिए डेटा फिगर की यहाँ बात की जा रही है कि किस तरीके से पहले ऐसा हुआ कि वर्टिकल डिवोल्यूशन जो था, यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो गैप था उसको पहले बढ़ाया गया। कहां से बढ़ाया गया, एक तरीके से पहले शेयर कितना था, 0.78% का ही एलोकेशन होता था, यानी वो करीब करीब 10,000 करोड़ का आप कह सकते हैं एलोकेशन था। लेकिन 15वीं फाइनेंस कमीशन यानी जो अभी की फाइनेंस कमीशन है उसने इसको 0.78% से सीधा 4.23% पे ला दिया। देखिए कितना ज्यादा जंप है, 10,000 करोड़ से 4,36,331 करोड़ का एलोकेशन किया, जो बहुत अच्छी बात है। तो राइटर यही चीज कहना चाह रहे हैं कि जहां पर फाइनेंस कमीशन की तारीफ करनी चाहिए तो वहां पर तारीफ करना बनता भी है और राइटर ने ऐसा किया भी है। अगर 14वीं फाइनेंस कमीशन से कंपेयर करें, खैर ये तो खैर अगर हम कह सकते हैं कि अगर आप ये भी कहें कि ये डेटा पुराना है तो चलो इस बात को भी हम मानते हैं, लेकिन अगर जस्ट इससे पहली वाली फाइनेंस कमीशन से कंपेयर किया जाए तो उससे कंपेयर करने में भी 52% का इंक्रीज है इस टोटल सम में। देखिए तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी जब हमारी जीडीपी इतनी डाउन है, इकोनॉमी अभी हमारी आप कह सकते हैं सही पटरी पे आ ही रही है, तब भी हमने इतना ज़्यादा एलोकेशन जो है वो किया हुआ है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। तो अब देखिए यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं गड़बड़ हुई हैं। अब गड़बड़ की बात की जाए तो राइटर ने बताया है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो ग्रांट था उसको कम कर दिया। किस तरीके से, उसको कम करके सीधा 8,000 करोड़ पे ही लेके आ गए। बल्कि पहले जो यानी 13th फाइनेंस कमीशन में जब पहली बार इसको लाया गया था तो सरकार ने 35% जो था बजट का, सॉरी बजट नहीं, जो फाइनेंस कमीशन की जो एलोकेशन है उसका 35% परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट पे एलोकेट किया था। लेकिन आज की डेट में सिर्फ 8,000 करोड़ ही रह गया है। काफी अच्छा होता अगर हम इस 35% का जो डेटा दिया है इसमें अमाउंट पैसों में भी बताया जाता, तब हम ज्यादा अच्छा कंपेरिजन कर पाते कि पहले कितना एलोकेट होता था और अब कितना एलोकेट किया जा रहा है। उसके अलावा राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की डेट में जो एंट्री लेवल क्राइटेरिया है
वो भी एक तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। क्यों? अब देखिए, राइटर बता रहे हैं कि हुआ ऐसा कि सरकार ने कहा जितनी भी पंचायत से उनको एक तरीके से डेटा जो है, यानी उनका जो एनुअल अकाउंट है, खर्चा जितना होता है, एनुअल अकाउंट जो है उनको प्रीवियस ईयर का सबमिट करना है। यानी जो खर्चा हुआ है उसके जितने भी उन्होंने प्रॉपर बैलेंस रखा है उसको उनको प्रीवियस ईयर का डेटा सबमिट करना है। और ऑडिटेड अकाउंट, यानी देखिए ऑडिटेड अकाउंट का साल के भी पहले साल वाले का जो ऑडिटेड अकाउंट है उसको भेजना है। अब ऐसा क्यों किया है? देखिए, ऑडिटेड अकाउंट जो होते हैं कई पंचायत में तो प्रॉपर टाइम पे दे दिए जाते हैं, लेकिन कई जगह काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ऑडिट जो है पहली बात तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी घपलेबाजी हो जाती है कहीं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने जानबूझ के बहुत टाइम दिया हुआ है ताकि जितनी भी पंचायत से हम प्रॉपर ऑडिट करके देखें। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? ये आज की बात नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कहा है सरकार ने कि जितने भी एलोकेशन हुए उनको ऑडिट करो। पहले से कि देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको कहा कि मिनिमम फ्लोर प्रॉपर्टी टैक्स रेट को सेट करना है। अब एक तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की तो बात कर दी गई, लेकिन उसका प्रॉपर वो कहाँ है, डेटा कहाँ है? चलो, डेटा का भी प्रॉपर कलेक्शन है, लेकिन उसको ऑडिट करना, इतनी सारी चीज़ें करना, ये सब पंचायत के पास इतने रिसोर्सेज प्रॉपर्ली है ही नहीं पहली बात तो। क्योंकि देखिए, ऐसा 11th फाइनेंस कमीशन में पहली बार एक बार हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जितने भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो सारा डेटा, अपने जितने भी टीयर्स का डेटा है उसको प्रॉपर्ली सरकार को सबमिट करेंगे, उसको प्रॉपर्ली पब्लिश करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हुआ उसको भी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऑन ग्राउंड की जब बात की गई है तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने डेटा पब्लिश करने के लिए तो कहा, लेकिन वो आज की डेट में फेल हो गए उस डेटा को प्रॉपर्ली पब्लिश करने में। इनफैक्ट ये तो हुआ है कि 13 फाइनेंस कमीशन को कहा कि क्योंकि इससे पहले वाली फाइनेंस कमीशन फेल हो गई थी डेटा सबमिट करने में प्रॉपर्ली, तो 13 फाइनेंस कमीशन को कहा कि आप अपना डेटा जो है वो ऑनलाइन उसको सबमिट कीजिए, पब्लिश कीजिए। ऑल तो हाँ, उनका डेटा जो है वो एक तरीके से रिसर्चर्स ने यूज़ तो किया कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट था ही नहीं। 15 फाइनेंस कमीशन में भी यही चीज़, 14 फाइनेंस कमीशन में भी यही कहा कि जितना भी उन्होंने ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत को कवर किया है उसका जो जितना भी डेटा है उसको प्रॉपर्ली सबमिट किया जाए। डेटा सबमिट भी हो गया ऑनलाइन, लेकिन रिजल्ट जो नतीजे जो आए वो एक तरीके से पब्लिश ही नहीं किए गए थे। अब देखिए, यानी ये चीज़ जो है आज से नहीं चल रही है, बहुत टाइम पहले से कह रहे हैं डेटा सबमिट करो, लेकिन जब ऑन ग्राउंड चीज़ें सही होती दिखाई नहीं दे रही हैं तो क्यों जबरदस्ती बार बार डेटा सबमिट करवा रहे हो? 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो आज की डेट में देखिए इन सब चीज़ों पे फोकस थोड़ा बहुत कर रही है। किसमें? हेल्थ केयर, एयर पोल्यूशन पे। लेकिन फोकस करने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि ये पॉलिसीज जो है ऑन ग्राउंड फेल होती नजर आ रही हैं। आर्टिकल 243G, 243W, 243Z ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आज की डेट में डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन किस सर्विसेज का? ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक हेल्थ केयर। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें अब किसमें? स्टेट लिस्ट में आ चुकी हैं, यानी पहले सेंट्रल लिस्ट में थी, अब स्टेट लिस्ट में, यानी यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट में ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब डिसेंट्रलाइज हो चुकी है और जितनी भी राज्य सरकार है उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि इन सब चीज़ों को ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करें। अब देखिए, हम बता रहे हैं कि किस तरीके से WHO का जो अल्मा आटा डिक्लेरेशन है 1978 का, वो एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट सेंट्रिक अप्रोच के बारे में फोकस करता है कि किस तरीके से पानी जो है, सैनिटेशन फैसिलिटी जो है, शेल्टर है, छत वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें जो है ऑन ग्राउंड पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ये क्लेम करती है कि उनको आज की डेट में ऑब्जेक्टिव इस तरीके से अचीव करने हैं कि उनको यूनियन और स्टेट्स में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है। अब इसमें नई बात क्या है? ये तो फाइनेंस कमीशन का काम ही है ना। अब इसको इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते जो फाइनेंस कमीशन का जो काम है हम उसी को अपना प्रॉपर अचीवमेंट लेके नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जनता को एक तरीके से आप समझ सकते हो जनता को इतना ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखो, जब फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था तब उसका ऑब्जेक्टिव भी तो यही था ना, तो अब ऑब्जेक्टिव को क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? ऑन ग्राउंड जो काम है उसको दिखाइए ना। तो राइटर यहाँ इस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से राइटर बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो 15th फाइनेंस कमीशन ने उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, जितना भी ग्रांट जाना है स्टेट्स को, लोकल बॉडीज को, वो 2011 की जो जनगणना है उसके बेसिस पे किया। अब दिक्कत यह है कि 2011 की जनगणना को हुए हुए आज से करीब करीब 10 साल हो ही चुके हैं। इतने लंबे टाइम की जो जनगणना है उसको बेसिस बना के आप किस तरीके से आज की डेट में एलोकेशन कर सकते हैं? ऑल तो देखिए, ये एक मेरे अकॉर्डिंग एक आप कह सकते हैं बैलेंस सिचुएशन है, क्योंकि अगर सरकार को हमेशा ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डेटा जो है उसके थ्रू जाना पड़ता है। अब सरकार एक तुक्केबाजी में तो नहीं कर सकती है कि चलो जनता 130 करोड़ या 140 करोड़ लेके कर ले, क्योंकि
अगर इस टाइप के एस्टिमेशन लेके काम होने लगे तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सरकार जो है ऑफिशियल फिगर उन पे ही चलती है, तो सरकार के अलावा भी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन 2011 की जनगणना को फॉलो करने का। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना फॉलो करने की ज़रूरत क्या थी, ऐसा राइटर का ओपिनियन है। उसके अलावा यहीं भी बता रहे राइटर कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक तरीके से लोकल पीपल, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए उसे ऑन ग्राउंड किया जाता है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन सही डायरेक्शन में होगा तभी जाके वो जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको फिजिकली एम्पावर करेगा, और ये गवर्नमेंट तभी जाके ऑन ग्राउंड सही से काम कर पाएंगे, नहीं तो चीज़ें जो हैं वो ऐसी खराब होती हुई नजर ही आती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल आज की डेट में GNCTD बिल जो है, यानी जो अब एक्ट बन चुका है, उसकी बात करता है। अब देखिए राइटर यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। पिछले 2-3 एडिटोरियल्स जो हमने पढ़े वहाँ तो राइटर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था इस चीज़ के लिए, लेकिन राइटर यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं अब चलेंगी दिल्ली के अंदर। अब देखिए ये राइटर लिखा है जी किशन रेड्डी साहब ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये कौन है, कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनफैक्ट करंट अफेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो आपको इनका नाम डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इनके हिसाब से GNCTD एक्ट जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है। कैसे? अब बता रहे कि जनवरी 2017 को, मैं आपको इसको एक कहानी फॉर्म में बताऊंगा। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जनवरी 2017 को जो LG हैं दिल्ली के, उन्होंने एक लेटर लिखा लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के स्पीकर को। लेटर क्यों लिखा? क्योंकि देखिए ऐसा हुआ कि दिल्ली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बिल जो था 2015 का, उसको राष्ट्रपति ने वापस कर दिया था लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब वापस क्यों किया था? राष्ट्रपति ये कह रहे थे कि वहां पर गवर्नमेंट जो वर्ड है उसकी एक इनकंसिस्टेंट डेफिनेशन मेंशन की गई है, प्रॉपर्ली इस वर्ड को यूज ही नहीं किया है। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर राष्ट्रपति जी साहब ने ये क्वेश्चन मार्क मारा। उसके बाद इसको दोबारा आप कह सकते हैं इसको एक तरीके से अमेंड किया गया, और उसमें चेंजेस जो किए वो ये थे कि उन्होंने गवर्नमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का मतलब अब है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ NCT दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए यहां राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जनता ये सोचती है कि LG को एक तरीके से गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करने वाली जो आप कह सकते हैं मुहिम जो छेड़ रखी है, जो भी ये काम किया है ऑन ग्राउंड, ये बीजेपी की सरकार ने किया है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ 2017 से ही चली जा रही है, और इनफैक्ट क्योंकि ये बिल जो था कौन सा, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, दिल्ली नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो भी ये बिल था, इसके अकॉर्डिंग इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद ही एक चीज कही 2017 में कि जो LG है वो ही दिल्ली की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा क्यों कहा? क्या सिर्फ इसलिए कि उनको उस बिल को एक एक्ट बनवाना था, उस बिल को पास करवाना था अपने सेल्फिश नेचर्स के लिए? राइटर यहां पर ये चीज कहना चाहते हैं कि जहां पर उनका अपना मोटो आया वहां पर तो उन्होंने LG को गवर्नमेंट बना के दिखा दिया, लेकिन आज की डेट में जब बीजेपी से टसल हो रही है तो वो एक तरीके से कह रहे हैं कि ये चीज बिल्कुल डेमोक्रेसी की हत्या करता है, इन सब चीजों का यूज किया जा रहा है। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से एक यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद ही ये मुहिम छेड़ी है, जो आज की डेट में जनता के सामने आई नहीं है। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से पहले देखा गया कि जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, वो एक तरीके से क्यू अप करते थे। यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हैं कि लाइन लगाते थे किन चीज़ों के लिए? ग्रांट्स के लिए। आपको पता होगा कि जितने भी स्टेट्स को ग्रांट हैं वो केंद्र सरकार के थ्रू ही जाते हैं। जब नीति आयोग नहीं था, यानी नीति आयोग से पहले कौन थी? प्लानिंग कमीशन। यानी जब प्लानिंग कमीशन थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता था कि जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो आगे जाके प्लानिंग कमीशन में एक तरीके से आप कह सकते हैं लाइन लगाते थे। किसके लिए? ग्रांट्स के लिए, क्योंकि जितने भी राज्य हैं वहां पर जितने भी ग्रांट्स जाती थी वो सारी की सारी प्लानिंग कमीशन द्वारा जाती थी। लेकिन जब से नीति आयोग आ चुका है तब से चीजें जो हैं बहुत सही डायरेक्शन में जा रही हैं। जो एक पिरामिड था ना, नीचे आप कह सकते हैं लोकल बॉडीज से लेकर स्टेट से सेंटर तक, वो खत्म हो चुका है। नीति आयोग जो है वो अब जैसे प्लानिंग कमीशन में क्या बारे में आपको बता दूं तो प्लानिंग कमीशन करता क्या था कि ऊपर का एक आइडिया नीचे को फॉर्मुलेट करता था, यानी टॉप ऑफिशियल एक आइडिया प्लानिंग कमीशन में बनाता था कि किस तरीके से आगे जाके प्लानिंग और डेवलपमेंट होगी, और वो आइडिया नीचे को फ्लो करता था। लेकिन नीति आयोग का कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है। नीति आयोग पहले नीचे की जितनी बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हो गई, स्टेट्स हैं, उनसे पहले रिकमेंडेशंस लेते हैं और उन रिकमेंडेशंस को ही आगे बढ़ाती हैं ताकि जो प्लानिंग है वो बॉटम टू टॉप चले, तब जाके चीज़ें ऑन ग्राउंड ज़्यादा सही होंगी, और वो ऑन ग्राउंड सही हो भी रही हैं, ऐसा राइटर बता रहे हैं। क्यों? नीति आयोग के साथ साथ GST टैक्स काउंसिल जो आया, इन्होंने टैक्स की एक रिस्ट्रक्चरिंग करी, ऐसा राइटर कह रहे हैं।
उसके अलावा सेंट्रल स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो स्कीम्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं। तो एक तरीके से जब से नीति आयोग आया है तब से एक तो प्लानिंग कमीशन का जो एक तरीके से आइडिया जो उतना अच्छा नहीं था वो रिप्लेस हुआ है, और यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, उन्होंने हमेशा राज्य सरकार को तब से इक्वल पार्टनर्स की तरह देखा है। तब जाके ही तो चीज़ें ऑन ग्राउंड सही हो रही हैं, ऐसा राइटर यहाँ पर कह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ राइटर बताना चाह रहे हैं कि आज की डेट में चीज़ें कैसी हैं कि ऑन ग्राउंड पार्टनरशिप जो है यानी कोऑपरेशन जो है उसको एनहेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए आज की डेट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार में जो टसल है वो टसल ही तो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है इस बिल के ऊपर। मान लीजिए कि अगर केंद्र में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती या दिल्ली में ही चल लीजिए मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार होती, तब क्या आपको लगता है कि इतना जो आज की डेट में टसल हो रहा है, इतना क्वेश्चन मार्क जो उठ रहा है JNCTD एक्ट पे, वो होता? बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि दोनों आप कह सकते हैं आपस में राइवल्स हैं, इसलिए ये चीज इतनी ज्यादा उठ के आ रही है। उसके अलावा बता रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक पार्टनरशिप और ट्रस्ट ऐसी चीज है जो आज की डेट में ये जो टसल है इसको बिल्कुल कम कर देगा, लेकिन दोनों साइड यही चीज नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज ये है, एक तरीके से ये बिल डिस्टिंक्ट रोल्स जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको एक तरीके से डिवाइड कर देता है, ताकि टास्क का जब डिवीजन हो तब जाके प्रॉपर गवर्नेंस ऑन ग्राउंड होगी। लेकिन ऐसा करना चाह नहीं रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसा यहाँ पर राइटर कह रहे हैं। उसके अलावा राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की डेट में एक कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो सिंक्रोनाइज करना मतलब एक बैलेंस बनाने की जरूरत है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। क्योंकि अगर एक बार बैलेंस बना तब जाके ही ऑन ग्राउंड चीजें जो है गवर्नेंस प्रॉपर डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, दिक्कत यह है कि ना हमारे कंट्री में राइटर कह रहे हैं कि किसी भी राय का पहाड़ बनाने में टाइम लगता नहीं है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज यानी अपोजिशन पार्टीज तो इन्वॉल्व है ही हैं, उसके अलावा लोग भी इन्वॉल्व है, फेक न्यूज़ इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें ना सही डायरेक्शन में लेके नहीं जाती। दिल्ली में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों थी? ये आज की बात नहीं है, 2017 में भी ये चीज़ देखी गई। जब 2000 आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार जब ऑन ग्राउंड जब आई तो उन्होंने बीजेपी के काफ़ी सारे आप कह सकते हैं जितने भी MLAs थे, MPs थे, उन पे एलिगेशंस लगाए। और दिल्ली की जो खुद की अपनी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है यानी जो इंटेलिजेंस सेल है और उनकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको कहा कि जितने भी बीजेपी के MP MLAs हैं उन पे आप एक तरीके से सारी जांच पड़ताल कीजिए और अगर उनके खिलाफ कोई भी करप्शन चार्जेस हैं उनको निकालिए। जबकि ऑन ग्राउंड ये था कि जितने भी पुलिस, लैंड, ये सब चीज़ें जो हैं ये दिल्ली के अंदर नहीं आती हैं। तो जब वो उनका वो उनका यूटी का सब्जेक्ट ही नहीं है तो वो किस तरीके से उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं ये सब चीज़ें करने को, तब जाके चीज़ें वहाँ से बिगड़ती हुई दिखाई दी। उसके बाद 2017 का तो अभी हमने मतलब एक तरीके से देखा ही किस तरीके से अपने एक एक्ट को पास करने के लिए उन्होंने LG को उस टाइम एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर दिया। तो चीज़ें जो है उस टाइम से बिगड़ती चली आ रही थी और फाइनली आज देख रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। दिल्ली जो है वो हमारे एक तरीके से कंट्री जो को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फोरम्स में। वहाँ की जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बेसिकली बात हो रही है क्योंकि आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट काफ़ी चर्चा में रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बात की गई है। डिप्लोमेटिक मिशन जो है सब हमारे दिल्ली से ही चलते हैं। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक तरीके से वहीं से रन करते हैं। इस टाइप की इंपॉर्टेंट जगहों की ना एक स्मूथ फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कभी भी LG को अपना बिल पास करने के लिए आप उनको गवर्नमेंट बता दो, जब मर्जी ना आए तो उनको एक तरीके से डाउनग्रेड कर दो। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं चलेंगी, ये एक स्मूथ गवर्नेंस नहीं है राइटर के अकॉर्डिंग। तो राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से इस टाइप के जो मिस एडवेंचर्स हैं और जो फंक्शनिंग में दिक्कतें हैं ये एक तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी दिक्कत करती है और गवर्नेंस जो है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाती है। अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मैं आपको बता रहा था कि राय का पहाड़ बनाने में टाइम नहीं लगता, यहाँ पर राइटर ने उसी की बात की गई है। अपोजिशन ने तो इतनी भद्दी भद्दी चीज़ें कही हैं, राइटर बताना चाह रहे हैं कि आज उन्हें कह दिया है कि जितना भी हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तो एक तरीके से खत्म ही कर दिया है, अंडरमाइन कर दिया है जो केंद्र सरकार है। कुछ लोगों ने तो इससे भी डार्क पिक्चर बता दी है, उन्होंने इससे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कह दिया है। जबकि ये वो लोग हैं जिनको प्रॉपरली कई जो लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब पता भी नहीं होगा, ये वो लोग हैं ये आज की डेट में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं ये दिल्ली सरकार की जो है पावर्स को डाइल्यूट करने की बात इसमें कहीं भी नहीं की गई है। इसमें बस LG को थोड़ा एम्पावर किया गया है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर्स थी उनको कम कर दिया गया है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे कोर्ट जजमेंट भी ऐसे आ चुके हैं पास्ट में
जिन्होंने दिल्ली की जो गवर्नेंस है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया है। क्वेश्चन मार्क किस लिए उठाया? लैक ऑफ क्लैरिटी इन डिसीजंस। ये मेजर वहां पर क्वेश्चन मार्क था कोर्ट्स का कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ काम नहीं कर रही है, तो उन सब चीजों को सही करने के लिए ही ये बिल ऑन ग्राउंड लाया गया है, ऐसा राइटर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आज की डेट में जो अफगानिस्तान तालिबान की जो पीस डील की बात की जा रही है, जो बाइडेन करना चाहते हैं, यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। तो चलिए अब हम इस आर्टिकल को देखेंगे। अब इस आर्टिकल को देखने से पहले इंडिया का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि देखिए प्रोमिनेंटली अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से चीज़ें गड़बड़ चल रही थी और आज की डेट में जो बाइडेन इन चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं। इंडिया का क्या रोल है, हम इसके बारे में भी डिस्कस इसमें करेंगे। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करना चाहिए अफगानिस्तान में और उसके जो वायर रीजन है उसमें पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। कैसे? देखिए पहले तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ये हुई थी कहाँ? तजिकिस्तान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? देखिए आज की डेट में जो अफगानिस्तान के अंदर चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, तालिबान जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, यूएस को धमकी दे रहा है, जैसे हमने पिछले एडिटोरियल में डिस्कस किया कि तालिबान ने किस तरीके से यूएस को धमकी दे दी है अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने के लिए, यहाँ पर उस चीज़ की बात हुई। अब 1990s और 2000 में ये देखा गया कि इंडिया एक तरीके से कोई भी डीलिंग्स नहीं कर रहा था तालिबान के साथ। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उस टाइम में हम खुद इतना डेवलप नहीं थे कि हम तालिबान के अगेंस्ट जाएं, इंसर्जेंसी टेररिज्म इतना ज़्यादा था। तो लेकिन आज चीज़ें जो हैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आज हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस एनहांस करके बाकी कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान में जहां हमारे खुद के इंटरेस्ट भी हैं वहां पर पीस लाने की हम बात कर रहे हैं। जो बाइडेन का प्लान क्या है? इनके दो मेन प्रपोजल हैं। पहले तो यूनिटी ट्रांजिशन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना। अब यूनिटी ट्रांजिशन गवर्नमेंट क्या है? देखिए इन्होंने ये प्रपोजल रखा है कि अफगानिस्तान को, तालिबान को क्या करना चाहिए, एक अपनी सरकार में एक गद्दी देनी चाहिए, एक तरीके से उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट में, क्योंकि अगर एक बार रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तभी जाके तालिबान जो है ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज़ कर रहा है, उनको एक तरीके से छोड़ देगा। और एक बार रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में आ गया तो डेफिनेटली वो भी आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे अफगानिस्तान को आगे बढ़ाने में। उनकी जितनी भी मांगे हैं, अगर जो मांगे सेटिस्फाइबल होंगी उनको किया जाएगा, जो नहीं होंगी वहाँ पर नेगोशिएट भी किया जाएगा। लेकिन अब ये तो जो बाइडेन का पहला प्रपोजल था। दूसरा प्रपोजल था कि जो भी ये चीज़ें होंगी वो यूएन लेड मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस में होंगी, जहाँ पर इंडिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया और यूएस के इन्वॉइस बैठे होंगे। अब मेन क्वेश्चन है कि इतने सारे इन्वॉइस को बुलाने की ज़रूरत क्या थी? सिंपल सी बात थी, तीन कंट्रीज को आपस में कोऑर्डिनेट, 3 कंट्रीज तो नहीं, 2 कंट्रीज और तालिबान को आपस में कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी यहाँ इतने ज़्यादा कंट्रीज के इन्वॉइस को क्यों बुलाया जा रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस ये चाहता है कि जो भी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स या सेटलमेंट्स होंगे किसमें, तालिबान और अफगानिस्तान में, वो पूरे वर्ल्ड के सामने हो। तभी तो आपने ध्यान दिया होगा कि इंडिया, जापान, चाइना इस टाइप की प्रोमिनेंट कंट्रीज जो या तो डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं उनको बुलाया गया है कि अगर चीज़ें सही जाएंगी तो वो भी पूरा वर्ल्ड देखेगा, अगर चीज़ें गलत जाएंगी तो वो भी पूरा वर्ल्ड देखेगा। यानी एंटायर ब्लेम जो है वो अमेरिका पे नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लेम गेम वाला जो चीज़ें हैं या डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो बाइडेन एलिमिनेट करना चाहते हैं। यूएस ने ऑलरेडी तालिबान के साथ डील साइन की थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। किस चीज़ के लिए? कि वो अपने जितने भी अफगानिस्तान से ट्रूप्स हैं उनको 1 मई तक विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अब जो बाइडेन के सामने एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। क्वेश्चन मार्क क्या है? अगर मान लो वो अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेते हैं तो दिक्कत यह है कि तालिबान दोबारा अभी, क्योंकि अपनी एक्टिविटीज़ जो है टेररिज्म एक्टिविटीज़ उनको आप कह सकते हैं बढ़ा ही रहा है, तो तालिबान जो है उन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देगा और जो कंडीशन अभी है उससे भी ख़राब हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि वो ट्रूप्स विड्रॉ नहीं करते हैं, तालिबान ने तो धमकी दे ही दी है ना कि अगर वो 1 मई तक अपने ट्रूप्स विड्रॉ नहीं करेंगे तो तालिबान जो है और ज़्यादा वॉयलेंस वाली एक्टिविटीज़ करेगा। तो अब यूएस जो है दोनों तरफ से घिर चुका है और इसीलिए यूएस आज के डेट में इन एनवॉइस को भी बुलाना चाह रहा है ताकि वो भी कुछ प्रॉपर सोल्यूशन ऑन ग्राउंड दे पाएँ। उसके अलावा यहाँ यूरोपियन पावर्स की बात की गई है कि किस तरीके से आज के डेट में यूरोपियन पावर्स हैं वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है इन टॉक्स को स्पॉन्सर करने में। क्योंकि देखिए जो तालिबान के सामने से जो दिक्कत पैदा होती है वो सिर्फ इंडिया की या बाकी कंट्रीज़ की दिक्कत नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी दिक्कत है। तो क्योंकि जो दिक्कत है पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं परेशानियां ला रही है, तो उसको रिजॉल्व करना बाकी कंट्रीज के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है। इसलिए कई सारी यूरोपियन पावर्स भी आज की डेट में इंटरेस्ट दिखा रही हैं इन टॉक्स को स्पॉन्सर करने में। अब हमने एक ऐसा क्यों किया, हमने क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के इस मैटर के बीच में?
देखिए आज की डेट में इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं बहुत अच्छे हैं और फ्यूचर में अच्छे होते ही रहेंगे। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ें पास्ट में हमने करी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमने उनके कितने सारे ऐसे हाई स्कूल्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन है, उनकी फंडिंग करी है इंडिया ने। क्यों? देखिए हाई स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि अगर बच्चों की एजुकेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो हमने उनके हाई स्कूल्स को फंड किया है। पहली बात एजुकेशन की जैसे यहाँ बात की गई है, पावर जनरेशन के लिए, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान उतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो वहाँ पर डैम क्रिएट करके हाइड्रो पावर को का भी हम एनहेंसमेंट कर रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ में उनका एनहेंसमेंट किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने, आप कह सकते हैं, उनको असिस्टेंस दी है, सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए हैं। सहतूत डैम, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, मैं आपको इसको 2 स्टार मार्क कर रहा हूँ। प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सहतूत डैम किस कंट्री में लोकेटेड है। तो सहतूत डैम जो अफगानिस्तान में है और काबुल के पास में लोकेटेड है, वो भी इंडिया ने एक तरीके से फंड किया। और सहतूत डैम के अलावा मैं आपको बता दूं तो इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, इस डैम का नाम क्या है? इस डैम को इनफॉर्मली कहते हैं सलमा डैम। ऑल्दो यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सलमा डैम जो है वो भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान के लिए फंड किया है। तो देख सकते हैं हमें कितनी ज़्यादा चीज़ें अफगानिस्तान के लिए करी हैं और फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे। तो डेफिनेटली अफगानिस्तान में जो वॉयलेंस है जो तालिबान द्वारा किए जा रहा है, उसको ख़त्म करने में इंडिया को भी अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। अफगानिस्तान अगर प्रोग्रेस करेगा तभी जाके इंडिया के जो रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ फ्यूचर में भी एनहांस होंगे, और तभी हम देख पाएंगे कि चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड सही हो रही हैं। तो आज हमने डिस्कस करी ये अलग अलग 4 एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। देखिए अगर आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज इंक्रीज करती होती है कि चीज़ से शेयर करने से ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इस टाइप की अपडेट्स जो हैं विद इन टाइम मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।